टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। बॉडी मूवमेंट चल रहा था ना चैप्टर, 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से है। जब आप स्टार्टिंग देखोगे तो आपको एंड समझ में आएगा, अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं देखोगे तो एंड नहीं समझ में आएगा, है ना। तो सभी लोग देखेंगे, उन दोनों पार्ट्स को देखकर मुझे बताएंगे कि मैंने जो आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्या आप लोगों की समझ में आया। जो मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको बताने की कोशिश की, वो बातें आपको समझ में आई, है ना। सेशन कैसा लगा, आज का सेशन भी कैसा लगा वो भी बताएंगे, और अगर पिछले सेशंस देखते हो तो वो भी कमेंट करके बताएंगे कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं साइंस के। ठीक है, चलो आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना बॉडी मूवमेंट्स में, वो हम पढ़ने वाले हैं गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, कौन कौन सा एनिमल कैसे कैसे मूव करता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारा कल का पार्ट बचा था, यानी बोन्स वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बचा था, तो पहले उसको हम देख लेते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने सभी तरह की ऑलमोस्ट बोन पढ़ ली थी, हेड की बोन्स पढ़ ली थी, हैंड की पढ़ ली थी, लेग की पढ़ ली थी, और अपनी रिब्स वगैरह की सब सारी बोन्स हम स्टडी कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में कि आखिर है क्या ये कार्टिलेज। देखो, सबसे पहले तो सीधी सीधी भाषा में हम ये समझे कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज एक ऐसा इलास्टिक टिश्यू है जो हमारी बॉडी में कहीं भी ज्वाइंट होता है ना, तो उन ज्वाइंटों के बीच में प्रेजेंट होकर ज्वाइंट्स को स्मूथली वो इधर से उधर मूव कराता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि कार्टिलेज ना एक तरीके से ग्रीस की तरह काम करता है। अगर वो हमारी बॉडी में कहीं पर भी ज्वाइंट है, जैसे ये आपकी बॉडी में इस तरीके से ज्वाइंट है, से इस तरीके से, तो यहाँ बीच में क्या होगा, यहाँ बीच में ना कार्टिलेज होगा, जिससे आपकी ये जो बोन है ये इजीली ऊपर नीचे हो जाए और एक दूसरे से टकराए ना। तो वो कैसे काम करता है, वो एक ग्रीस की तरह काम करता है, आप इतना समझ सकते हैं। या हमारी बॉडी के जितने सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना, वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। चलो पढ़ते हैं। कार्टिलेज इज अ ब्रिसलाइट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, rubber like padding that covers and protect the end of long bones at the joint and nerves। and क्या है ये कि किसी भी बोन के ज्वाइंट पर, यानी जो हमारी बॉडी में लंबी लंबी बोन्स होती है उनके ज्वाइंट्स पर लगा होकर ये उनको प्रोटेक्ट करता है। एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है जो पैडिंग की तरह काम करता है हमारी बोन्स के ज्वाइंट पर, ठीक है। और nerve and is a structural component of a rib cage, और rib cage का भी ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक। द ईयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ईयर में, द नोज में, द ब्रोंकियल ट्यूब्स में, द इनवर्टिब्रल डिस्क में एंड मैनी अदर बॉडी कंपोनेंट्स। यानी नोज में, ईयर में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में, तो आप याद रखोगे इनको कि क्वेश्चन अगर पूछने के लिए आता है वेयर डज कार्टिलेज प्रेजेंट, तो आप बोलोगे इन ईयर एंड नोज एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, है ना। और उसके बाद अगर याद रखना चाहते हो तो द इनवर्टिब्रल डिस्क एंड मैनी अदर बॉडी कंपोनेंट्स। और जनरली अगर बात की जाए तो हमारी लॉन्ग बोन्स के, हर लॉन्ग बोन्स के एंड पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू that keeps joint motion fluid by coating the surface of the bones in our joints and by cushioning bones against impact। यानी जॉइंट्स पर लगकर ये क्या करता है, हमारी जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं उनको स्मूथ करता है, एक कोटिंग की तरह। जैसे ग्रीस की कोटिंग अगर आप किसी भी मूवेबल चीज के ऊपर कर दो तो आपकी चीजें वहां स्मूथली वर्क करने लग जाती है ना। अगर कोई चीज जंग खा जाए तो क्या होता है, उसको चलाना मुश्किल होता है। मशीन जब आप चलाते हो तो मशीन एक टाइम ऐसा होता है कि रखे रखे काफी टाइम हो गया और उसके पार्ट्स नहीं चल रहे तो बहुत हैवी चलेगी, फिर आप क्या करोगे, उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करोगे। ऑयलिंग करने के बाद क्या होगा, मशीन बड़ी स्मूथली चलने लगेगी। सेम यहाँ पर है कि जब तक आपकी बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा तो आपकी जो बोन्स है वो इजीली मूव करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, घिसेंगी नहीं, ठीक है। तो क्या है, कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट कीप्स जॉइंट मोशन fluid by coating the surface of the bones in our joints and by cushioning bones against impact, ठीक है। तो
कार्टिलेज के बारे में लिख दोगे, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक फिनिश करोगे। ठीक है, तो कार्टिलेज समझ में आ गया। चलो आगे देखो। द लोअर लेग इज कंप्राइज्ड ऑफ टू बोन्स, यानी जो हमारा लेग है, ऊपर वाली लेग में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी की पूरी बोन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीमर। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन है, इससे लंबी कोई बोन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे हाथ में हमारे ऊपर के पोर्शन में एक बोन होती थी ह्यूमरस और नीचे के बोन में दो बोन होती थी, क्या, रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी बोन होती थी, एक तो होती थी ह्यूमरस और नीचे दो बोन होती थी, एक तो होती थी रेडियस और दूसरी होती थी अल्ना। अंदर की तरफ अल्ना, बाहर की तरफ रेडियस। उसी तरीके से पैर में ऊपर की तरफ केवल एक बोन होगी, दैट इज कॉल्ड फीमर, और जो नीचे की पैर की बोन्स हैं वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, जो अंदर वाली बोन होती है या जो मोटी वाली बोन होती है उसको हम कहते हैं टीबिया, और जो पतली वाली बोन होती है जो हमारे पैर के बैक साइड में होती है दैट इज कॉल्ड फिबुला। ठीक है, याद रखिएगा, फीमर longest bone of the body and next bone of leg is tibia and fibula। अब यहां आ जाओ, जैसे हमने हाथ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी तो जो हमारी पैर की उंगलियां हैं वो भी तो बोन से मिलकर बनी है ना। तो जो हाथ की उंगलियां होती है उनको कहते हैं कार्पल्स, क्या बोलते हैं, मेटा कार्पल्स और कार्पल्स। ठीक है, लेकिन जो पैर की हड्डियां होती हैं, जो पैर की ये 5 बोन होती है, यानी जिससे आपका पंजा बनता है, ठीक है, हाथ की तरफ देखो, जैसे हाथ में बोन्स थी ना, हाथ में बोन्स थी, उसी तरीके से पैर में भी बोन है, जो हमारी हील बनाती है उसको बोलते हैं टेलस एंकल बोन, है ना, टेलस एंकल बोन। और जो एड़ी बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कैल्केनियस या हील बोन। क्या बोलते हैं, कैल्केनियस या हील बोन। इतना डीपली आपको नहीं समझना है, केवल इतना समझना है आपको कि पैर की एक बोन होती है फीमर, नीचे वाले पोर्शन में दो बोन होती है दैट इज टिबिया एंड फिबुला। एंड जब हम पैर की तरफ आते हैं तो जो 5 उंगलियां, जैसे हमारे हाथ में 5 बोन्स होती है ना, हमारी रिस्ट के बाद, रिस्ट में टोटल बोन 8 होती है और उसके बाद जो 5 बोन होती है उनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और यहाँ पर इनको हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। याद रखना, पैर की बोन्स को बोलेंगे मेटाटार्सल्स, हाथ की बोन को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और जो हमारी ये उंगलियां कितनी हो गई, ये बोन्स कितनी हो गई, ये भी आई थिंक 14 ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हाथ में भी 14, पैर में भी 14, हाथ की फिंगर में 14, पैर की फिंगर में 14। पैर की जो फिंगर होती है उनको टोज बोलते हैं और इनको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं इनको, टार्सल्स। एक और नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फेरेंगस। याद आपको मेटाटार्सल्स और टार्सल्स से रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। फेरेंगस अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ की हड्डियों को बोलोगे मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, और पैर की हड्डियों को सिंपल बोलोगे आप मेटाटार्सल्स और टार्सल्स। ठीक है, टार्सल्स में कितनी होती है, 8 बोन्स, सॉरी 14 बोन्स। ठीक है, मेटाटार्सल्स में कितनी होती है, 5 बोन्स। ठीक है, ध्यान रखना ना, आप तो भूलोगे नहीं। चलो आगे चले, अब आते हैं हमारे पॉइंट पर। गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल्स की चाल, एनिमल्स कैसे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। सबने देखा होगा बारिश के टाइम पर सबके घर में अर्थवॉर्म निकलते होंगे, तो कैसे चलता है, क्या फुदक फुदक के चलता है अर्थवॉर्म या स्नेक की तरह चलता है, कैसे चलता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कुछ इस तरीके से चलता है, पहले अपनी बॉडी को सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, इस तरीके से चलता है ना अर्थवॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखो अर्थवॉर्म की यहाँ पर मैंने चाल दी हुई है, पहले अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर फ्रिक्शन एरिया को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, है ना, फिर उसको रिलैक्स कर देगा। यानी पहले
अपनी बॉडी को छोटा करेगा, फिर जब थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा तो अपनी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ा देगा, यानी अगर इस साइड इसका फेस है तो इस साइड बढ़ा देगा, फिर पीछे से खींच कर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा देगा, फिर पीछे से खींच कर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा देगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो रिंग्स से मिलकर बनी होती है, जो एक दूसरे से लगी हुई होती है। ठीक है, एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, लेकिन अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती। अर्थवॉर्म विदाउट बोन होता है, जितने भी छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं ना वो सब बोनलेस होते हैं, बैकबोन नहीं होती किसी में, कोई बोन नहीं होती किसी में, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनमें बैकबोन नहीं होती, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। It has muscles which help to extend and shorten the body. इनके अंदर मसल्स होती है जो इनकी बॉडी को फैलाती है और सिकोड़ती है। During movement the earthworm first extend the front part of the body, पहले बढ़ाएगा इसको फर्स्ट फ्रंट पार्ट को, keeping the rear portion fixed to the ground, और उस पोर्शन को फिर ग्राउंड में फिक्स कर लेगा, तब पीछे वाले पोर्शन को आगे करेगा। ठीक है, then it fixes the front end and releases the rear end, पहले वाले पोर्शन को आगे फिक्स करने के बाद तब पीछे वाले पोर्शन को रिलीज करेगा। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, फिर आगे की तरफ धक्का मारता रहेगा। ठीक है, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो थोड़ा 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 चलता रहता है। आगे देखो, द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, क्या खाता है अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म सॉइल खाता है, और इसीलिए ना इसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। अब क्यों बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, तो सुनो इस बात को। ये क्या करता है, मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल में यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकलेगा, इसका मतलब ये सॉइल में घुसता है अंदर, सॉइल खाता रहता है, सॉइल में होल करता रहता है, जिसकी वजह से एयर और वाटर इजीली किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की रूट में चला जाती है ना, एयर और वाटर इजीली प्लांट की या किसी भी क्रॉप की रूट में चले जाते हैं, जिससे वहां की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है। ठीक, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज ईट, मतलब इसकी जो बॉडी होती है क्या होती है, जितना इसको डाइजेस्ट करना होता है उतना डाइजेस्ट कर लेता है और बाकी का अपना निकाल देता है। This activity of an earthworm makes the soil more useful for plant, और ये जो एक्टिविटी है ना इसकी अर्थवॉर्म की ये जो एक्टिविटी है ये प्लांट के लिए उस सॉइल को बहुत ज्यादा यूजफुल बना देती है, इसीलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे है आपका कॉकरोच, सबके घर में है, सबने देखे हैं, सबको डर भी लगता है ना, कॉकरोच अगर कहीं से आ जाए तो बिल्कुल चढ़ के ऊपर बैठ जाएंगे कि कॉकरोच आ गया नीचे, जैसे डायनासोर आ गया हो, है ना। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाइंग इन द एयर, कॉकरोच वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। सबने देखा होगा, आप मारने के लिए भागते हो तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस या तो जंप करके चला जाता है, या फ्लाई करके चला जाता है, या फिर क्लाइंब करके चला जाता है ना। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से इसके लेग्स होते हैं, दिख रहे हैं देखो, एक ये रहा, अच्छा यहाँ दिखाती हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 इधर है और इधर के दिख नहीं रहे भाई, तीसरा वाला दिख नहीं रहा, उसने छुपा रखा है, 3 इधर है 3 इधर है, और इसको हम बोलते हैं एंटीने। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना एंटीने, इन्हीं से सुनता है चीजों को कि कोई आ रहा है जा रहा है, क्या मुझको खाना है, कहाँ मुझको जाना है ना। These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton, यानी इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा हार्ड स्केलेटन से बनी हुई होती है। This outer skeleton is made up of different units joined together and that permits movement. देखा तो है आपने कि जो इसका आउटर पार्ट होता है वो इस तरीके से ज्वाइन कर करके बना हुआ होता है ना, सबने देखा है ना इस तरीके से, और ये इसका फेस हो गया ये, और फिर इसके ये लेग हो गए, एक ऐसे
ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो जॉइंट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट, और इसके ब्रेस्ट से 2 पेयर विंग्स के जुड़े हुए होते हैं। विंग्स मतलब पंख। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोस नियर द लेग मूव द लेग फॉर वॉकिंग, यानी इसके पैरों के पास, इसके पैरों के पास मसल्स होती है जिनसे ये मूव करता है बहुत इजीली। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो इसकी हेल्प तब करती हैं जब ये उड़ने के लिए तैयार होता है ना। यानी जो बैक बैक मसल्स होती हैं वो लेग्स को वॉकिंग में मूव करती हैं, और जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो कॉकरोच की उड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लियर एकदम। चले आगे, देखो बर्ड्स। बर्ड्स भी देखी है, सभी ने देखी है बर्ड्स की। कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ये कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है, और कुछ इस तरीके से इनकी बोन की शेप होती है, जैसे आपका बेलन। अब ये जो बोन्स होती है ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है, होती है अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है, यानी ये ठोस नहीं होती। क्योंकि हॉलो होती है तो ये बोन्स हल्की हो जाती है, जब इनके अंदर एयर बढ़ जाती है तो ये और भी हल्की हो जाती है, और इन बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्लाई भी कर सकती हैं और वॉक भी कर सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे डक हो गया, स्वान हो गया, ये क्या कर सकते हैं, ये वाटर में स्विम भी कर सकते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग। ये मैंने आपको बताया ना क्यों है वेल सुइटेड, क्योंकि जो इनकी बोन्स होती है वो बहुत लाइट वेट होती है और हॉलो होती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, ये अगली लाइन देखो सेम लिखी हुई जो मैंने अभी बोली थी। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो हिंड लिम्स मतलब होता है पैर, लिम्स का मतलब बोन्स होती है वो टिपिकल उसी तरीके से बनी हुई होती है कि वो जमीन पर चल सके, और पर्चिंग मतलब पेड़ों पर किसी भी डाली पर इस तरीके से वो ऐसे बैठे रहे, ठीक है, इस तरीके से बैठे रहे, उस तरीके से बनी हुई होती है इनकी। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, यानी जो आगे का पार्ट होता है उसका, बर्ड का जो आगे का पार्ट होता है या आगे के पैरों का जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो पैर नहीं रहते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, इनकी ये वाली जो बोन होती है, ये शोल्डर बोन है इनकी, ये शोल्डर बोन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रेस्ट स्टोन आर modified to hold muscles of the flight which are used to move the wings up and down, और जो इनकी ब्रेस्ट बोन है ये उनके पंखों को ऊपर नीचे होने में हेल्प करती है, ठीक है। इनकी बहुत हेल्प करती है विंग्स को अप एंड डाउन होने में। क्लियर, समझ में आ गया बर्ड्स की फ्लाइंग कैसे करता है। गेट ऑफ बर्ड, गेट ऑफ क्या था, अर्थवॉर्म, एंड गेट ऑफ क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अर्थवॉर्म, गेट ऑफ कॉकरोच एंड गेट ऑफ बर्ड्स। आगे देखें, फिश भी देखिए ऐसे ऐसे स्विमिंग करती है, ऐसे ऐसे स्विमिंग करती है ना। तो द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पतला होगा लाइक बर्ड्स। है भाई, वो एयर को चीर के आगे बढ़ती है इस तरीके से, है ना। एयर को एक्सपेंड करके आगे बढ़ती है और ये वाटर को एक्सपेंड करके आगे बढ़ती है। यहाँ वाटर है तो वाटर को इस तरीके से हटाएंगी ये इस तरीके से, अब ये निकलती चली जाएंगी इसमें से। तो दोनों का काम एक ही है, इसीलिए दोनों की बॉडी भी एक जैसी है। आपने देखा होगा बर्ड्स की बॉडी भी आगे और पीछे से तो पॉइंटेड होती है और बीच में से मोटी होती है। सेम फिश की बॉडी भी आगे और पीछे से तो पॉइंटेड होती है और बीच में से मोटी होती है, ठीक है। द बॉडी the both hands. This body shape is called streamlined body. इस तरह की जो बॉडी होती है ना इनको बोलते हैं streamlined body, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी ऑफ फिश इज streamlined, ठीक है। skeleton of the fish is covered with strong muscles, जो इनका skeleton होता है वो strong muscles से covered होता है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing toward the opposite side, मतलब इनकी मसल्स
स्विमिंग करते टाइम जो आगे का पोर्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो टेल दूसरी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ फेस इस डायरेक्शन में है तो टेल इस डायरेक्शन में है, यहाँ फेस इस डायरेक्शन में है तो टेल इस डायरेक्शन में, यानी इनका हेड और टेल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, कर्व करता है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ सच जट्स मेक द फिश स्विम अहेड, और ये जो सीरीज है इनको आगे बढ़ने में, पानी में आगे बढ़ने में इनकी हेल्प करती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और स्विमिंग करने में कौन सा पोर्शन इनका हेल्प करता है, बाकी जो इनके फिन्स होते हैं और जो इनकी टेल होती है वो इनको स्विम करने में इनकी हेल्प करती है। जो इनके हाथ होते हैं ना, हाथ वही फिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डू स्नेक्स मूव। अब स्नेक कैसे मूव करता है? स्नेक को तो मूव करते हुए देखा है, बहुत मूवीज में देखा है, अगर रियलिटी में नहीं देखा तो बहुत मूवीज में देखा है। एस बनाता हुआ इस तरीके से, इस तरीके से एस बनाता हुआ मूव करता है ना। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बैकबोन नहीं होती, अब हमने पढ़ा कि बैकबोन होती है। तो मैं आपको कुछ एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारा जितना बड़ा ये एनिमल किंगडम है, इसमें ना कुछ फाइलम होते हैं, है ना, और फाइलम के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला एनिमल वर्टिब्रेट है। जितने एनिमल बैकबोन वाले होते हैं सबको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जितने एनिमल बैकबोन वाले नहीं होते उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो जो एनिमल बैकबोन वाला होगा क्या बोलेंगे उसको? वर्टिब्रेट। तो नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो जितना बड़ा हमारा एनिमल किंगडम है उसको कई फाइलम में डिवाइड किया गया है, और फाइलम के हिसाब से उनमें वो क्यों किया गया है फाइलम में उनको डिवाइड? क्योंकि हर एनिमल की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो क्लासिफिकेशन उसका ऐसे कर दिया कि इस फाइलम में वही चीजें रखी जाएंगी जो ऐसे मूव करेंगी, इस फाइलम में वही चीजें रखी जाएंगी जो ऐसे, जिनके पास ये वाले सारे कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो वो फाइलम में बस आपको एक बार रफली बता दूं, करना आपको कुछ नहीं है उसका। सबसे पहला जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ ये क्या है? ये आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं ना, यानी आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो दूसरा फाइलम होता है वो होता है पॉरीफेरा, इनको तो देख सकते हो। फिर होता है सीलेंट्रेटा। ठीक है, उसके बाद होता है सेंटोफोरा। उसके बाद होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। देन एस्केहेल्मिन्थीज, या इसको निमेटोड भी बोलते हैं, या निमेहेल्मिन्थीज। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है? एनालिडा, जिसमें आपका कॉकरोच आ जाता है, एनालिडा। फिर होता है, इधर चलते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देन उसके बाद मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आता है आपका कॉर्डेटा। ठीक है, अब देखो, ये यहां से लेकर और यहां तक जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, किसी में भी बैकबोन नहीं होती। लेकिन जहां से आपका कॉर्डेटा शुरू हो जाता है ना, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब ही है वो एनिमल जिनकी बैकबोन होती है, कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉर्डेटा होती है, बैकबोन होती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। और इससे पहले वाले सारे एनिमल्स आपने देखे होगा, कॉकरोच वगैरह आप इजीली चप्पल से मार सकते हो, और उसको भी, अर्थवॉर्म को भी आप इजीली मार सकते हो, है ना, उसमें कोई बोन आपको नजर नहीं आती। जब बोन नजर आने लगती है तब हम ऐसे एनिमल्स को बोल देते हैं कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में कौन कौन से एनिमल आते हैं? कॉर्डेटा में आएंगे आपके एम्फीबियन, रेप्टाइल्स,
जिसमें आपका ये स्नेक आ जाता है, और आता है आपका एवीज यानी बर्ड्स, और उसके बाद आता है मैमल्स यानी हम लोग। ठीक है, एवीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये जो स्नेक है। तो स्नेक कौन सा हो गया? स्नेक हो गया आपका कॉर्डेट्स, इसीलिए इसमें बैकबोन होती है। तो स्नेक हैव अ बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, चाहे एक दूसरे से कितनी भी दूर हो, ये एक दूसरे से कनेक्शन नहीं छोड़ती मसल। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, और ये बैकबोन से इंटरकनेक्टेड रहती है, ठीक, रिब्स और स्किन से भी रहती है। यानी अब देखो स्नेक में बैकबोन तो होती है, रिब्स भी होती है, और स्किन तो सबको दिखाई देती है ना। द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, स्नेक बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं, लूप मतलब सर्कल सर्कल होते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बैक प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी हर लूप इसको आगे धकेलने में, इसकी बॉडी को आगे धकेलने में इसकी हेल्प करता है। Since its long body makes many loops and each loop give it this push, a snake moves forward very fast and not in a स्ट्रेट लाइन, यानी इन्हीं लूप्स की वजह से ये बहुत फास्ट चलता है, लेकिन सीधा नहीं चल सकता, क्योंकि लूप्स जब एक दूसरे को प्रेशर डालते हैं तो वो इस तरीके से टर्न होते रहते हैं, इस तरीके से टर्न होते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सीधा नहीं चलता, ये एस बनाता हुआ चलता है। ठीक, समझ में आया कि स्नेक का मूवमेंट कैसा होता है? तो देखो बहुत सारे मूवमेंट मैंने आपको बताए, आज चैप्टर आपका ये फिनिश हो चुका है। एक बार आप लोग भी गेट ऑफ एनिमल्स अपनी बुक में पढ़ेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ आपको मिला है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, अगर वाकई आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला आज के सेशन में, है ना। अगर मिला है तो सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और क्लास पसंद आई है ना, और देखना चाहते हैं पूरे सेशन को या कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 1:30 PM पर मैं डेली एक क्लास अपलोड करती हूँ, जो बिल्कुल रिकॉर्डेड होती है। अभी कोई लाइव क्लास नहीं है, आप लोग रिकॉर्डेड देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग लाइव सेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।